है भाई। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं? चलिए, हम लोग परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं। और देखिए, मेरी आदत है कि मैं अर्थमेटिक मैथ जब पढ़ाता हूं तो दो चैप्टर हैं, परसेंटेज और रेशियो हैं जी बच्चों। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं क्योंकि ये आपकी नींव है। अगर ये कमजोर रह गया तो पूरी बिल्डिंग कमजोर रह जाती है। ठीक है ना जी। चलिए, तो कल की क्लास में हमने आपको समझाया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि हम किसी संख्या को किसी प्रतिशत से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई होती है। सबको समझ में आ गया होगा। चलो, आज हम सवाल करेंगे उस पर बेस्ड आगे। तो सवाल है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30, आज की क्लास का पहला टाइप। ठीक है बच्चे, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 रुपए हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 रुपए हो जाती है। अगर आप इस सवाल को देखें तो इस सवाल का डेटा बहुत आसान है ना बच्चे। तो आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। जैसे मैं बताता हूं 100 मान के आपको कि माना धनराशि कितनी है बच्चों, 100%। ये ना, तो आपसे सवाल पूछा वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर कितने हो जाते हैं, 19,320 रुपए। तो आप 100% को अगर 15% बढ़ाओगे, कोई धनराशि 100%, आप 100% को 15% बढ़ाओगे तो धनराशि कितनी हो जाएगी बच्चों, 115%। 115% की वैल्यू कितनी है, 19,300। 115% की वैल्यू है 19,320 रुपए। ठीक है ना, 115% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 115 से भाग देंगे, ये 1% की वैल्यू आ गई। आपसे पूछे धनराशि कितने, तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो इसको किससे गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 से 100 20 बार कट जाएगा, 5 से 115 कितनी बार कट जाएगा, 23 बार कट जाएगा। कट गया। अब 23 एक अभाज्य संख्या, देखो 23 तो काटे काटेगा, 23 अट्ठे 184 और 9 9 बच गया ना, 23 चौका 192, 840। तो 840 गुणा 20 कितना आ गया, 16,800, 16,800। ठीक है ना। तो वह धनराशि कितनी बच्चों, 16,800 रुपए। क्या आ गया आंसर इस सवाल का, ए ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? किसी को कोई समस्या? ठीक है ना, मुझे लगता है सब बच्चे समझ गए हैं। आगे चलेंगे, एक सवाल और करेंगे इस पे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 31। एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 3570 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने चार ऑप्शन है। जब एक संख्या को 60% बढ़ाते हैं तो 3570 आता है। ठीक है ना, पूछा क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? बताओ भाई। देखो, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बहुत पागल हैं और ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। ये आप ही के पेपर का आया हुआ सवाल है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। तो जरूरी नहीं कि हम सवालों को हमेशा पागलों की तरह कैलकुलेट ही करें, है कि नहीं। आपको एक संख्या निकालने जो नहीं पता, सवाल है कि एक संख्या ऐसी है जिसको 60% बढ़ाने पर कितना आता है, 3570 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यही सवाल है। वो संख्या कौन सी है जिसको 60% बढ़ाने पर 3570 प्राप्त हो, यही तो सवाल है। संख्या आपको निकालनी है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर किसी संख्या को 60% बढ़ाने पर 3570 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 3570 रुपए से कम रही होगी। समझ में आया ना भाई। 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी बढ़ के 55,000 हो जाएगी मान लो। ठीक है ना, इसका मतलब अभी आपकी सैलरी 55,000 से कम रही होगी, है कि नहीं। तो अगर प्यारे दोस्तों ये संख्या 60% बढ़ने के बाद 3570 है, तो पहले तो संख्या की वैल्यू 3570 से कम होनी चाहिए ना। तो 3570 से बड़े तो आंसर आ ही नहीं सकते थे इस सवाल के। दो ऑप्शन देखते ही हट गए, बचे दो ऑप्शन केवल सी और डी। अगर मैं ये ऑप्शन मानता हूं आंसर की संख्या है 1115, तो 1115 यानी कि लगभग 1100, लगभग कितना 1100। अगर आप 1100 को 60% बढ़ाओगे, 1100 का 60% कितना होता है, 11×66। 1100 का 60% होता है 11×66। अगर आप 660 बढ़ाओगे तो क्या ये 3500 आ रहा है,
ये कितना है, तो 1700 पे अटक गया, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इस संख्या को 60% बढ़ाने के बाद इसके करीब आएगा ही नहीं, यानी कि क्या आंसर बचा, केवल। सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं। तो मैंने आपको देखो ये ऑप्शन अप्रोच बेसिक भी आपको सीखना है और ऑप्शन अप्रोच भी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये बताइएगा सवाल नंबर 32 करो। यदि किसी संख्या का 78% 396 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। अगर किसी संख्या का 78% निकालें, उसमें 396 जोड़ें, तो खुद वही संख्या प्रकट हो जाती है। समझ में ना, आपसे क्या पूछा है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हर संख्या क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, हर संख्या 100% होती है। अब सवाल अच्छे से समझना मेरे भाई, सवाल है किसी संख्या का 78%, क्या किसी संख्या का 78%, ठीक है ना, 396 में जोड़ा जाता है, यानी कि संख्या के 78% में क्या जोड़ा जाता है, 396 जोड़ा जाता है, तो जो परिणाम आता है खुद वही संख्या आती है। वही संख्या मतलब 100% आ जाता है। अरे 100% आ जाता है कि नहीं। कृपया सवाल की भाषा को अच्छे से समझो। अगर आपको यह बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब आपने सवाल की भाषा ही नहीं पढ़ी अच्छे से। किसी संख्या के 78% में 396 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 396, तो वही संख्या आ जाते, वही संख्या प्रकट हो जाती है, यानी कि खुद 100% बन जाता है। किसी संख्या के 78% में अगर 396 जोड़ते हैं तो संख्या कितनी, 100% बन जाती है। मैं आपको नियम एक बात बता रहा हूं, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये पूरे अर्थमेटिक में हम लगेगा, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। सब बच्चे लिख लेंगे, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। हमने परसेंटेज में कितना परिवर्तन किया है, हमने वैल्यू में कितना परिवर्तन किया है, बराबर होना चाहिए। हमने एक संख्या के 78% में 396 जोड़ा, खुद वही संख्या आ गई परिणाम, यानी कि संख्या 78% से कितना बन गई, 78% से 100% बन गई, यानी कि संख्या कितनी बढ़ाई गई, 22%। अगर 78% से 100% बन गया तो संख्या कितनी बढ़ेगी, 22%। संख्या को 22% बढ़ाया गया, जबकि संख्या को कितना बढ़ाया गया है, 78% में 396 जोड़ा गया ना, संख्या को बढ़ाया गया 396, यानी कि 22% की वैल्यू 396 के बराबर है कि नहीं है, बोलो। एक संख्या के 78% में 396 जोड़ा, संख्या आ गई खुद वही 100%, यानी कि हमने संख्या को 78 से 100% कर दिया, 22% बढ़ाया, जबकि संख्या को बढ़ाया कितना, 396 जोड़ा है, तो 22% 396 के बराबर है। 1% कितना आएगा, 22 से भाग देंगे ना, 22 से भाग दो, 396 को भाग देते हैं, 22 से कम 22 बचा 17, 22 अट्ठे 176, 18, 1% 18, तो संख्या का 100% कितना आएगा, 100 से गुणा कर देंगे 1800। ये तो पूछा संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या मतलब 100% की वैल्यू 1800, सवाल का आंसर है क्या है, डी ऑप्शन। एक और करिए ऐसा ही सवाल, सवाल नंबर 33। ये सवाल मैंने इसलिए लिया है कि सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी भाषा में अटक के रह जाते हैं बालक, समझ में नहीं आती क्या कह रहा। द वैल्यू विच इज 1.86 मोर देन इट्स ओन 7%। समझ में आ रहा है सवाल क्या कह रहा, द वैल्यू विच इज 1.86 मोर देन इट्स ओन 7%, वो मान क्या है, वो मान क्या है जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। समझ में, वो कौन सी वैल्यू है जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। वैल्यू, आपको वैल्यू निकालनी है, हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%। क्या होते हैं बच्चों, 100, आपको 100% का मान निकालना है। कृपया अच्छे से पढ़ लो,
वो वैल्यू क्या है, वो मान क्या है जो खुद के 7% से 1.86 ज्यादा है। यानी कि वो संख्या कौन सी है जो खुद के 7% से कितना ज्यादा है, जो खुद के 7% से 1.86, समझ में है ना? वो संख्या कौन सी है जो खुद के 7% से कितना ज्यादा है, 1.86 ज्यादा है। यानी कि अगर उस संख्या के 7% में, सुनते रहे ना, अगर संख्या के 7% में 1.86 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाता है, वो वैल्यू आ जाएगी, 100% आ जाएगी कि नहीं? भाई संख्या के 7% में अगर 1.86 जोड़ दिया जाए तो वही वैल्यू आ जाएगी 100%। वो वैल्यू बताओ जो उसके 7% से 1.86 ज्यादा है। यानी कि 7% में 1.86 जोड़ने पर वो वैल्यू आ जाएगी 100%। यानी कि 7% से 100% हो जाएगा। अगर संख्या 7% से 100% होगी तो कितनी बढ़ाई, 93%। जबकि हमने संख्या में जोड़ा कितना है, 1 सिंपल लॉजिक, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। अब आप बताओ 1% कितना आएगा, 93 दूनी 186। भाई 93 दूनी 186 दो बार कटेगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0.0, ये आ गया। आपसे पूछा संख्या, वैल्यू, वैल्यू यानी कि 100%, 100% की वैल्यू 100 से गुणा, 0.02 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन है, इससे आसान कुछ है? आगे चले, ये बताइए। 2 क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप के, ठीक है। सवाल नंबर 34वां, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, ठीक है ना। यदि दोनों संख्याओं का योग 1728 है तो पूछा यह है कि बड़ी संख्या का मान क्या है। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो दो संख्याएं हैं, एक में एक छोटी है और दूसरी बड़ी है। तो बोला है छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, ठीक है बच्चे। तो मैंने मान लिया कि भाई छोटी संख्या है s यानी कि स्मॉल, और बड़ी संख्या है l यानी कि लार्ज, ये मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। या a और b मान ले, a और b जो मैं ठीक लगेगा। मान लो छोटी संख्या a है और बड़ी संख्या b है, ठीक है ना। तो जो सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 63%, छोटी संख्या a, इसका 63% किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। बड़ी संख्या है b, बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। तो जब मैं इसको बराबर करूंगा तो किससे चला जाएगा, ये 9 से, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, तो बी इधर आएगा ना, तो a बटे बी कितना आ जाएगा बच्चों, 7 उधर जाएगा, 5/7। यानी कि छोटी और बड़ी संख्या का क्या आ गया, अनुपात आ गया। 5/7 का मतलब 5:7 ही होता है। छोटी बड़ी संख्या का रेशियो आ गया 5:7। कोई दिक्कत? दोनों संख्याओं का योग 1728 है। बड़ी संख्या बताओ, देखो बड़ी संख्या का मान आएगा 7 यूनिट। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा वो 7 से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। 7 से देखो यहां पे वैसे ये वाला नंबर कट रहा है, ठीक है ना बच्चों। सॉल्व करना चाहते हैं तो सवाल में क्या दिया, दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योग क्या आएगा भाई, छोटी संख्या 5 यूनिट है, बड़ी संख्या 7 यूनिट है। दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा, 12। 5 + 7 12। सवाल में 12 की वैल्यू कितनी है, 1728। बताओ कितने गुना, 1728 को 12 से भाग दो, 12 कम 12, 5 2 12 चौक 48 और 4 8 12 चौक 48, 144 गुना। 144 गुना है कि नहीं? अगर 144 गुना है तो बड़ी संख्या भी 7 का 144 गुना होगी कि नहीं? तो 7 के 144, 980 और 28, 980 में 28 जोड़ूंगे कितना आएगा, 1000। ये आंसर है। कोई तकलीफ? आगे चलते हैं, बताओ। सवाल नंबर आपके सामने 35 बनाइए। समझ रहे हैं ये कैसा? दो संख्याओं का योग 5635 है। बड़ी संख्या में 7% की कमी हुई है, छोटी संख्या में 24% की वृद्धि हुई है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। बड़ी संख्या क्या है?
सवाल है बच्चों आपके सामने। देखो जब भी मैं अगला सवाल लाऊंगा तो पिछले सवाल से एक लेवल ऊपर होगा। सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 5635 है। अगर बड़ी संख्या को 7% कम किया जाए, छोटी संख्या को 24% बढ़ाया जाए, तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो प्राप्त संख्याएं बराबर होंगी। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भैया हमने मान लिया कि बड़ी संख्या ए है और मैंने मान लिया कि छोटी संख्या बी है। बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है। तो सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 5635 है। अगर बड़ी संख्या में 7% की कमी हुई, देखो हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 100% को 7% कम करोगे तो बड़ी संख्या खुद का 93% हो जाएगी। 100% में से 7% घटाओ तो 100 माइनस 7 93, तो बड़ी संख्या खुद का 93% हो जाएगी। छोटी संख्या को हमने बी माना है, छोटी संख्या को 24% वृद्धि किया गया है ना। स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 24%, छोटे नंबर को 24% बढ़ाया गया। हर संख्या 100% होती है, 100% को 24% बढ़ाओगे तो छोटी संख्या खुद का 124% हो जाएगी। ये मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया है। 100% को 24% बढ़ाओगे तो 124% से गुणा हो जाएगी। तो अब जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो आपस में बराबर है। ये बराबर बोला है, नंबर जो ऑब्टेंड हो वो इक्वल इक्वल करेंगे। 31 से कट गए, 31 तिया 93, 31 चौका 124, 31 से कट गया। यहां से ए बटे बी आ जाएगा मेरे प्यारे भाई रेशियो। ए बटे बी कितना आएगा? 3 उधर जाएगा, 4/3 ये आ गया। आपसे सवाल में पूछा है यहां पर बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है। सवाल में दोनों संख्याओं का योग दिया है। दोनों संख्याओं का योग क्या आएगा? बड़ी और छोटी का 4 + 3 7। सवाल में दोनों संख्याओं का योग है 5635, तो 7 यूनिट की वैल्यू 5635 है। कितने गुना? 7 अट्टे 56 और 0 7 पंजे 35, 805 गुना। अगर ये 805 गुना है तो 4 यूनिट की वैल्यू भी 805 गुना होगी, यानी कि कितना? 3220। 3220 बड़ी संख्या की वैल्यू आ गई। ये क्या है सवाल का आंसर? कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? ठीक है, इसी के साथ ये वाला जो टाइप है पूर्णतः एंड होता है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? कमेंट दिखाओ आप मुझे, बस कमेंट में। सर जी 4 यूनिट 93% है तो उसको 100% क्यों कर रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? यार तुम कैसे बालक आ गए हो? एक बच्चा कह रहा फास्ट। भैया 20 मिनट में 5 सवाल हुए। 20 मिनट में 5 सवाल हुए, वो भी आसान आसान से। अब इससे ज्यादा स्लो कराएंगे तो सिलेबस कब होगा? कल मैंने बेसिक लेक्चर आपको बेसिक बता दिया, उसको ही 10 बार देखो। जो बेसिक क्लास है उसको घर पर 10-10 बार देख के आया करो, क्योंकि जब मैं सवाल कराऊंगा तो केवल सवाल होंगे, वहां बेसिक की जो है पोटली लेके नहीं बैठूंगा। आई ना बात समझ में? बेसिक और सवाल अलग अलग रखिए। कल की क्लास में मैंने केवल आपको बेसिक ही पढ़ाया है, कल कोई सवाल तो नहीं हुए हैं? आप बेसिक क्यों नहीं पढ़ के आते? घर से एक बार में नहीं आती, आपकी बुद्धि कबाड़ है, तो आप उसको घर से कई कई बार पढ़ के आया करो। कल मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया, 100 एग्जाम्पल लिए मैंने, तो उसको घर से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ के आते। अब जब हम जो है सवाल करवा रहे हैं तो सवाल में ही वही चीज दोबारा से कि बढ़ाने पे ये होता है, घटाने पे ये होता है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, सवाल सवाल के तरीके से होंगे। देखो ध्यान से सुनेगा, बेसिक में ऐसे बताऊंगा कि जैसे आपको कुछ नहीं आता, आप दूसरी फेल है, और सवाल में ऐसे कराऊंगा जी कि जैसे आप पेपर में बैठे हो। ये फर्क आप समझ लीजिए। ठीक है जी, आगे चलें। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो इसका एक इलाज है कि आप बेसिक लेक्चर्स को कई कई बार पढ़ो, कई कई बार पढ़ो।
बहुत से बच्चे एक बार में चीजों को समझ लेते, उनको नहीं है दिक्कत। आपकी क्या समस्या का इलाज है कि आप उसको कई कई बार पढ़ के आया करो, ठीक है ना भाई। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा सीखोगे। आप एक ही बार बेसिक क्लास पढ़ के आते हो, ये दिक्कत है, ठीक है ना। इससे ज्यादा स्लो नहीं हो सकते, टाइम की कमी है, ठीक है ना बच्चों। आगे चलते हैं, दूसरा टाइप नंबर अगला, टाइप नंबर अगला सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे अगला टाइप, ठीक है बच्चों। बहुत प्यार से समझिएगा, पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद में एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है ना। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, प्यार से। मान लीजिए कि दो आदमी हैं, राम और श्याम, ठीक है ना। मान लीजिए दो आदमी हैं, राम और श्याम, ठीक है भाई। राम भी वर्किंग है, श्याम भी वर्किंग है, राम भी कमाता है, श्याम भी कमाता है, ठीक है ना। मैं आपसे कहता हूं कि राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है। क्लियर है। राम की इनकम, राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है। तो बेस क्या है? श्याम। बेस क्या है बच्चों? श्याम। राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? श्याम से। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, यानी कि राम की सैलरी ज्यादा है तो श्याम की कम है, ये ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ तो श्याम की सैलरी राम से कितने परसेंट कम है? श्याम की सैलरी राम से कितने परसेंट कम है? श्याम की सैलरी राम से कितने परसेंट कम है? सबको बात समझ में आ गई ना? श्याम की सैलरी राम से कितने परसेंट कम है। यानी कि अब मैंने बेस क्या कर दिया? राम। बताइए जल्दी से, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है। पूछ रहा हूं श्याम की सैलरी राम से कितने परसेंट कम है, ये सवाल है। चलिए बताइए बच्चों। तो बहुत से बच्चे क्या कहेंगे, सर राम की सैलरी अगर श्याम भाई से 20% ज्यादा है तो इसका मतलब श्याम की सैलरी राम से 20% कम होगी, ऐसी है। तो राम अगर 10 रुपए ज्यादा कमा रहा है श्याम से, तो श्याम राम से 10 रुपए कम कमाएगा। बात खत्म, क्या पूछने वाली बात है इसमें? ऐसा नहीं है बेटा। मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया है कि परसेंटेज कोई हवा हवाई चीज नहीं है। परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है, यही है ना। परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। अब बेस बदलोगे, परसेंटेज की वैल्यू बदल जाएगी। जब हम आपसे कह रहे हैं कि राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है, राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। राम की सैलरी श्याम से, तो बेस क्या है? श्याम। राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है, तो बेस क्या है बच्चों? श्याम। यानी कि श्याम की सैलरी अगर 5 रुपए, अगर श्याम की सैलरी 5 रुपए है तो राम की सैलरी 1 ज्यादा है। 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो 5 से 1 ज्यादा, राम की सैलरी कितना है? 6 रुपए, यही है। राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है। 20% 1/5, यानी कि श्याम की सैलरी अगर 5 रुपए है तो राम की 1 ज्यादा है, 6 रुपए। ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या? उल्टा। क्या पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए तो श्याम की सैलरी, क्या श्याम की सैलरी राम से कितने परसेंट कम है? राम से। तो इस बार बेस क्या है? राम। श्याम की सैलरी राम से कितने परसेंट कम है? राम से। तो राम की सैलरी कितनी है? 6। श्याम की सैलरी राम से कितना कम है? श्याम की सैलरी राम से कितना कम है? 1। और राम की सैलरी 6 रुपए, श्याम की 5 है, तो श्याम की सैलरी राम से कितना कम है? 1 कम है।
यानी कि श्याम की जो सैलरी है वो राम से कितना कम हुई, 1 बटा बेस क्या है बेटा यहां पे है। जब हम आपसे कह रहे थे श्याम की सैलरी राम से 20%, राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है, तो बेस क्या था, बेस आपका श्याम की सैलरी था, इस बार बेस आपका राम की सैलरी है। समझ में आया ना बच्चों, तो बेस बदल गया। तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब होता है अप्रोक्स 16.66%। तो श्याम की जो सैलरी है वो राम से 16.66% कम है। सबको मेरी बात समझ में आ गई, ये होता है, क्लियर है। अब तो सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल बेसिक है, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताता हूं। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो केवल बेस ही तो बदला जाएगा। इस सवाल में कह क्या रहा है, सबको समझ आ गया ना सचिन, इस सवाल में कह क्या रहा है, राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है, राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा है, श्याम से तो बेस क्या है, श्याम। पूछ रहा है बताओ फिर श्याम की सैलरी राम से कितना परसेंट कम है, तो बेस क्या हो गया, राम, केवल बेस बदला और तो कुछ नहीं हुआ। श्याम की सैलरी 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अगर ये 1/5 ज्यादा है तो कितना कम होगा, ध्यान सुनिए, अगर ये 1 ज्यादा है तो ये 1 ही कम आएगा, ये जितना ज्यादा है ये उतना कम आएगा, ये जितना ज्यादा है ये उतना कम आएगा। नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, नीचे जो बेस आएगा, नीचे जो बेस आएगा इन दोनों का एक्शन आएगा, जैसे 5+1, 5+1 क्या होता है, 5+1 6, यानी कि 1/6 डायरेक्ट आ गया। और 1/6 क्या होता है परसेंटेज में, 1/6 होता है 16.66%। यानी कि श्याम की जो सैलरी है वो राम से 16.66% कम है। समझ में है ना, तो दिस इज बेसिक, दिस इज शॉर्टकट, क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये बताइए, यदि ए की इनकम बी से 40% अधिक है, ठीक है ना, तो सवाल है बी की इनकम ए, बी जो है ए से कितना परसेंट कम अर्जित करता है, वॉट परसेंट डज बी अर्न लेस देन ए, यानी कि बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। समझ में आया ना बच्चे, तो बेसिक बता देते हैं पहले। दो लोग हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन, ए और बी। सवाल कह रहा है ए की इनकम बी की इनकम से, तो बेस क्या है, बी की इनकम है ना, ए की इनकम बी की इनकम से 40% अधिक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 20% होता है 1/5, 40% 2/5। तो ए की इनकम बी से मैंने क्या बताया, नीचे जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बेस। ए की इनकम बी से 40% अधिक है, यानी कि बी की इनकम अगर 5 है तो ए की 2 ज्यादा है, ए की इनकम 2 ज्यादा है, यानी कि कितना, 7। तो ए और बी की इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा, 7:5, ये इनकम का रेशियो आ गया। अब पूछा क्या है, पूछा है बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है, बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है, बेस क्या हो गया, ए। बी की इनकम ए से, बी की औकात चेक कर रहे हैं ए के सामने, तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है, ए की इनकम 7 है, बी की कितनी है, 5 है, 2 कम है, तो बी की जो इनकम है ए से कितना कम है, 2 कम है, 2/7। ये आ गया फ्रैक्शन में। परसेंटेज में सबको पता क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, कि 1/7 होता है 14:2/7%, 2/7 आ जाएगा इसका दुगुना, 14 दूनी 28 और 4/7। क्लियर है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है, ठीक है ना। शॉर्टकट डायरेक्ट लगाते कि ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन लो 2/5, तो बी की इनकम ए से कितना कम है, अगर ये 2 ज्यादा हो रहा है तो ये क्या आएगा, 2 कम आएगा, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का एक्शन, 5+2 7, 2/7 कम है, कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए। जरूरी नहीं कि ये सवाल सैलरी में ही आए, इस तरीके से कुछ भी चीज दे सकता है। ए की हाइट बी से 12% अधिक है ना, तो बी की हाइट
ए से कितने परसेंट कम है। सबको समझ में आया ना। ए की हाइट बी से 12% ज्यादा है, बी की हाइट ए से कितने परसेंट कम है। तो पहले हाइट बेस क्या था, बी की हाइट, और अब बेस क्या आ गया, ए की हाइट। तो केवल बेस ही तो बदला है, सीधा शॉर्टकट ना लगाएं बच्चों। ए की हाइट बी से 12% अधिक है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया, 3/25। आपको कि सर इतना जल्दी कैसे, 4% 1/25, 4% का 3 गुना 12%, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। तो ए की हाइट बी से 12% ज्यादा है, 3/25। तो बी की हाइट ए से कितना कम है भाई, अगर ये 3 ज्यादा है तो ये 3 कम आएगा। नीचे बेस क्या आएगा, इन दोनों का एक्शन, 25 + 3 28, यानी कि 3/28 आ गया। कोई दिक्कत। परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। अब 300 को 28 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 300 को 28 से भाग देंगे, 28 दुसाम 280, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, आगे करने की आगे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये बताइए। 38। सेम है, ठीक है भाई। लेकिन देखो मेरा ये कोशिश रहती कि कोई टाइप इंपॉर्टेंट है तो मैं उस पर ज्यादा सवाल कराऊं, और अलग अलग लैंग्वेज के सवाल कराऊं, अलग अलग डेटा के सवाल कराऊं, ठीक है ना, जिससे कि आपके सोचने का दायरा बढ़े। अब मैं एक ही भाषा पे 5 सवाल करा दूं तो गणित समझने वाली नहीं, रटने वाली बात हो जाएगी। बहुत से लोग करते हैं ऐसे, ठीक है। यदि किसी एग्जाम में रोहन के मार्क्स पवन से 36% कम है, रोहन के नंबर पवन से 36% कम है, तो पूछा पवन के मार्क्स रोहन से कितने परसेंट ज्यादा हैं। तो बेस बदल गया, बदल गया ना। अब यहां रोहन के नंबर पवन से 36% कम है, कम मतलब माइनस, है कि नहीं। अब बताओ, तो 4% 1/25, 4 निम्मा 36 होता है, तो 36% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/25। जो ना समझते वो ऐसे लिखो 36/100, 36/100 क्या आएगा, 4 से काटेंगे 9/, तो बताओ पवन के मार्क्स रोहन से कितना ज्यादा है भाई। अगर ये 9 कम है, अगर ये 9 कम है तो 9 ज्यादा आएगा। बताओ सचिन, कोई दिक्कत। अगर ये 9 कम है तो ये 9 ज्यादा आएगा। नीचे बेस क्या आएगा, नीचे बेस आएगा इन दोनों का एक्शन, 25 - 9 16। 25 में से ऊपर माइनस है, 9 घटा लो, 25 में से 9 घटाएंगे 16, यानी कि 9/, तो पवन के मार्क्स रोहन से 9/16 अधिक है। 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है बच्चों 6.25%। तो 9/16 आएगा इसका 9 गुना, यानी 9 छिक्का 54 और 2.25, यानी कि 56.25%। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ठीक है बच्चों। ये उत्तर आ गया, दिखाओ कमेंट। मिस्टर शिशुपाल सिंह बघेल, क्या आपको समझ में आया। अरे शिशुपाल जी, इतने कमेंट मत करा करो, तुम्हारे चक्कर में दूसरे बालक के कमेंट छुप जाते हैं। शिशुपाल प्लीज। ठीक है आगे चलते हैं, आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप का, ठीक है बच्चे। आखिरी सवाल बताओ। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस टाइप का बताएंगे, सवाल नंबर 39। देखो कोई टाइप आसान होता है, सर लॉन्ग मेथड से भी बताएं। लॉन्ग मेथड मैंने बताया तो था बेटा, यार तुम कैसे बच्चों, ये मैंने आपको लॉन्ग मेथड बताया था, ये भी बताया था, अब हर सवाल में थोड़ा ना होगा, तो शॉर्टकट सीखने का फायदा ही क्या है। बच्चा कह रहा मजा आ रहा है, अब मजा नहीं समझ में आ रहा है कि ये नहीं, ये तू बता। मजा तो ठुमका देख के भी आता था तुम्हें। तो ये बता समझ में आ रहा है कि नहीं।
ये बताइए। पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यदि बर्फ पानी में बदलता है तो आयतन में होने वाली प्रतिशत कमी ज्ञात करें। ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूं लॉन्ग मेथड ही। लॉन्ग क्या, बेसिक मेथड है भाई, लॉन्ग तो कुछ भी नहीं है। पानी जब बर्फ बनता है तो वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है। पानी मतलब वाटर। वाटर जब आइस में बदलेगा तो वॉल्यूम 9% बढ़ जाएगा। 9% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/100। 9% का मतलब 9/100। यानी कि बर्फ का वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम अगर 100 है, तभी जब पानी बर्फ बनेगा, आइस बनेगा, तो वॉल्यूम 100 से 9 बढ़ के हो जाएगा 109। यही बात है। 9% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/100। अगर पानी का वॉल्यूम 100 है तो बर्फ बनने पर वॉल्यूम 100 से 9 बढ़ के क्या हो जाएगा, 109 हो गया। तो वाटर का वॉल्यूम अगर 100 था तो बर्फ 109 हो गया। बोला अगर यही बर्फ पानी में बदलता है तो आयतन में होने वाली प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। बर्फ का वॉल्यूम कितना, 109। अगर मान लो आपके पास पानी है 100 लीटर, ये 100 लीटर पानी जब बर्फ बनेगा तो बर्फ कितनी हो जाएगी, 109। यही बर्फ जब वापस पानी में बदलेगी तो यही तो पूछा कि कितने परसेंट की कमी आएगी वॉल्यूम में। वॉल्यूम 109 से 100 हो जाएगा, कितना घट जाएगा, 9 घट जाएगा ना। बर्फ का वॉल्यूम 109 से वापस 100 हो जाएगा, 109 से कितना घट जाएगा, 9 घट जाएगा। परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। तो ये आ गया 900/109। अगर आप 900 को 109 से भाग देंगे तो 109 अट्ठे 872, कितना बच जाएगा, 28। तो 8 सही 28/109%। इतना आयतन बर्फ का घट जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल। ठीक है जी। अगला सवाल लेते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप। ठीक है ना भाई। इस टाइप के हम आपको 2 प्रश्न बताएंगे। कुछ भी नहीं है, जो मैंने कल की क्लास में आपको बेसिक पढ़ाया था वही बेसिक के हैं, इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 40। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 29% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। सबको बात समझ में आया है। टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 29% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। यार तुम लोग ऐसे हो कि तुम्हारा बेसिक से कभी पेट ही नहीं भरता। बस बेसिक ही बेसिक पढ़ो, ना तो तुम्हें सवाल करने की कोई इच्छा, ना तुम्हें टफ सवाल करने का कोई शौक। बस बेसिक ही तुमको घोट के जिंदगी भर पिलाते रहो। बेसिक में डूब के रह जाना जिंदगी भर। बेसिक से आगे मत बढ़ना कभी, कबाड़ो। मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाना शुरू किया, शुरू की 2 क्लास में एक भी सवाल कराया, शुरू की 2 क्लास में बेसिक ही बताया, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। बस बेसिक पे ही। मैं अगर आपको परसेंटेज का ये टाइप पढ़ा रहा हूं तो इसका बेसिक यही है। इसके आगे कोई बेसिक नहीं होता। मुझे नहीं पता तुम कौन सा बेसिक मांग रहे हो। मैं यहां पे गिनती जोड़ घटाने नहीं आया, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। तो चुपचाप बिना हलक से आवाज निकाले पढ़ो। आपको बातें एक बार में समझ नहीं आती काफी बच्चों को, मैं मानता हूं। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में गणित नहीं पढ़ा है। अब ये सुधरेगा कैसे, ये सुधरेगा कि जब आप एक ही बात को, एक ही लेक्चर को कई कई बार रिपीट पे देखोगे, कई कई बार रिवीजन करोगे, ध्यान से सुनोगे। हमें बेसिक पढ़ना है, लेकिन केवल बेसिक नहीं पढ़ना है। ठीक है। और तुम केवल बेसिक पे अटके रहना चाहते हो। मेरी एक बात दिमाग में डालो, अपने सड़े हुए दिमाग में, हमें बेसिक से पढ़ना है, पर केवल बेसिक नहीं पढ़ना है। बेसिक के आगे भी एक दुनिया होती है जो ज्यादा जरूरी दुनिया है। समझ में आई ना, ज्यादा जरूरी।
कान खोल कर सुन लो, ये तेजाब डाल के कानों में। अब आ जाओ, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 29% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है ना। सवाल में बोला है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 29% और 37% कम है। ठीक है ना। तो भैया यानी कि तीन संख्याओं की बात कर रहा है, मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये मान लेते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? आप बोलोगे नहीं सर। बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 29% और 37% कम है। तो ये आसान परसेंटेज है, आसान है तो 100 मान के कर लेंगे। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 29% और 37% कम है। तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से मैंने मान ले कि माना तीसरी संख्या 100 है। मैंने मान लिया कि माना तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। अगर तीसरी संख्या 100 मान लिया है तो दो संख्या, ये पहली और ये दूसरी, तीसरी संख्या से 29% और 37% कम है रेस्पेक्टिवली। तो पहली संख्या कितना कम है? 29%। अब 100 का 29% तो 29 ही आएगा, तो 100 से 29 कम करोगे तो पहली वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 71। दूसरी संख्या 37% कम है। अरे कबाड़ो, 100 का 37% तो 37 ही आएगा ना। तो 100 से 37 कम करोगे, दूसरी संख्या कितनी है? अरे सर ये आ गया, ये पहली दूसरी संख्या आ गई। अगर पहली दूसरी संख्या का अनुपात पूछा होता ये आंसर हो जाता 71:63। लेकिन पूछा है ये कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। ये जो दूसरी वाली संख्या है, जो सेकंड नंबर है, पहली वाली से कितना परसेंट कम है। तो दूसरी संख्या पहली से, दूसरी संख्या पहली से, पहली से तो बेस क्या है? पहली संख्या, परसेंटेज में बताना है। तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या कितनी है? 71। दूसरी संख्या है 63। तो दूसरी संख्या पहली से कितना कम है? 71 से 63 कितना कम है? 71 में से 63 घटाएंगे तो 8 कम है। कितना कम है? 8। 8 कम है, 8 कम है। परसेंटेज में कितना है? इंटू 100%। तो 800 को आप लोग 71 से भाग दोगे तो 71 एकम 71 बच जाएगा, 9 जीरो, 9 जीरो बच जाएगा। तो 71 एकम 71 यानी कि 11 दशमलव जाएगा, और वो एक ही ऑप्शन है डी। एक आ गया, आंसर आ गया। विजय कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। बेटा स्पीड बढ़ाने लायक बालक ही नहीं आए, ये पौधा ही बेकार है। या मैं कितना भी खाद पानी और माल मसाला डाल लें वो बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो मेरी उन सभी बच्चों से हाथ जोड़ के माफी है जो एक मैच्योर बच्चे हैं, बचपन में मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं, वो एक बार में चीजों को समझते हैं। उनको ये क्लास बहुत स्लो लगती होगी, है ना। आप क्या करा करो कि आप लाइव क्लास ना देख के बच्चों रिकॉर्डेड क्लास देख लो। कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो मानसिक अपंग हैं, तो उनको बहुत धीरे धीरे करके की बात बतानी पड़ती है, वरना वो बिफर जाते हैं। ठीक है, और ये परसेंटेज रेशियो चैप्टर में ऐसा चलेगा, उसके बाद हम स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है ना। ठीक है ना बच्चे। सी नहीं आएगा भाई, 8 की 100 में गुणा करो। 8 की 100 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 800। और 800 को अगर आप 71 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 71 एकम 71, तो क्या बचा जी? 9। ऊपर से हम जीरो उतार लेंगे तो 71 एकम 71, है ना। तो 11 बार भाग गया, तो 90 में से 71 घटाएंगे 19। अब यहां दशमलव लगा के हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे, तो 71 दूनी 142, यानी कि क्या आ रहा है आंसर? लगभग 11.2। ये कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 41।
41। पुरुषोत्तम कह रहे हैं सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, यही पुरुषोत्तम, देखो 50 मिनट हो गई और 10 सवाल भी नहीं हुए। तुम्हें तो पेपर में 2 घंटे में 150 सवाल करने हैं। 2 घंटे में 150 सवाल, इस हिसाब से तुम एग्जामिनर के सामने तोप लेके खड़े हो जाओगे। इस ससुरा 150 सवाल करने के लिए 2 घंटा देता है, कम से कम 2 दिन का टाइम तो दे। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, ये बताइए। ए की इनकम बी से 25% अधिक है। ठीक है बच्चों। सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है। सी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम है? समझ में? यानी कि 3 संख्याओं की बात कर रहा है, ए, बी और सी। सवाल का डेटा बहुत आसान है, तो हम कैसे करेंगे? 100 मान के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो। सवाल कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी से 25% अधिक है। ए की इनकम किससे? बी से 25% अधिक है, बी से। यानी कि अगर बी की इनकम 100 रुपए है तो ए की इनकम 25%, यानी कि 100 से 25 ज्यादा। ए की इनकम 125 रुपए है। ठीक है ना? अगर बी की इनकम 100 रुपए है तो ए की इनकम 25 ज्यादा। कितनी है? 125 है। क्लियर है? सर आप हंसते बहुत हैं। मैं तुम्हारी दुर्दशा पे हंस रहा हूं बेटे। और अपनी स्थिति पे। ठीक है। चलो, तो बी की इनकम अगर 100 है तो ए की कितनी है? 25% ज्यादा, 125 रुपए, और तो कुछ होगी नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है सी की इनकम ए और बी की आय के योग से 65% कम है। सही है कि सी की जो कमाई है, सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है। देखो, हर संख्या 100% होती है। सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से, ये ए और बी की इनकम का योग आ गया। तो सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग के बराबर तो नहीं है। सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से कितना? 65% कम है। और हमने कल की क्लास में पढ़ाया कि भैया हर चीज 100% होती है। अगर आप 100% से 65% कम करोगे, 100% से 65% कम करोगे तो कितना रह जाएगा? सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग का 35% रह जाएगा कि नहीं? बोलो। ठीक है ना? यहां तक कोई समस्या है कि नहीं सचिन? भाई सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है। ए और बी की इनकम का योग 100% है, 65% कम करो तो कितना रह जाएगा? ए और बी की इनकम के योग का 35%। अब बताओ, ए और बी की इनकम का योग कितना है? ए और बी की इनकम का योग है 125 प्लस 100, 225। भाई ए और बी की इनकम का योग है, ए की इनकम 125, बी की 100। 125 प्लस 100, 225। 225 का 35%। 35% क्या होता है? 5%। 1/20। 35% होता है बच्चों 7/20। 35% को 7/20 लिख दिया। यानी कि ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है, तो ये किसकी इनकम है? सी की इनकम है। आगे सवाल है, बताओ सी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है? सी की जो आय है वो ए से कितने परसेंट कम है? यानी कि मुझे जो आगे सवाल सॉल्व करना है वो केवल सी और ए में ही सॉल्व करना है। यानी कि मुझे इस बी की कोई जरूरत नहीं है। तो सी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है? परसेंटेज अगर आप निकालना है तो आप इसका क्या ले लीजिए बच्चों? रेशियो। रेशियो लेने से क्या होता है? चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है ना? मैंने आपको ये बताया है
कि अगर दो फ्रैक्शन का रेशियो लेना है, दो भिन्न का, जैसे 2/3 रेशियो 5/7 लिखा हुआ है ना, इनका रेशियो लेना है तो आप ऐसे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, 7 दूनी 14 रेशियो, और यहां 3 की 5 में गुणा कर दो 15, 14 रेशियो 15। आई ना बात समझ में? तो यहां भी तो ये भिन्न ही है, तो बेटा ये देखो, ये जो कट रहा है काट लो, बाद में हम देख लेंगे। जो कट रहा है काट लो। ये किससे कट गया बेटा? 25 से, 25 पंजे 125 और 25 निम्मा 225, ये आ गया ना? ये आ गया 5 रेशियो 9 सत्ते 63/5/20 आ गया, है ना? और 5/63/20 आ गया। कोई तकलीफ? 5 का मतलब बेसिकली 5/1 ही होता है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजे 100, और ये कितना हो जाएगा? यानी कि 20 पंजे 100 रेशियो 63। तो यहां ये दिमाग में ही लिख ले रहा था, ये यहां 20 की 5 में गुणा करके डायरेक्ट ही लिख ले रहा था, 20 पंजे 100 रेशियो 9 सत्ते 63। क्लियर है ना? यानी कि अगर ए की इनकम 100 है तो सी की इनकम कितनी है? 63। यानी कि सी की इनकम ए से कितना कम है? 100 से 63 कितना कम है? 37 कम है। और देखो, अगर बेस 100 होता है तो जो भी आंसर आता है वो सीधा परसेंटेज में आता है। यहां सी की इनकम ए से तो बेस क्या है? ए की इनकम अगर 100 है तो 100 से 63 कितना कम है? 37 कम है। परसेंटेज में भी कितना कम होगा? 37% ही आएगा। आप बोलोगे सर कैसे? अगर बेस 100 होता है तो जो भी है चेंज वो डायरेक्ट परसेंटेज में है। सी की इनकम ए से, ए की कितनी है? 100, सी की कितनी है? 63, 37 कम है, परसेंटेज में गुणा 100%, तो आप देखेंगे कि 100 से 100 कट जाता है ना? तो सी की इनकम ए से 37 कम है, लेकिन बेस क्या है? 100, तो डायरेक्ट ये क्या आएगा? परसेंटेज में। सी की इनकम ए से 37% कम है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप 2 सवाल कराएंगे बच्चों इस टाइप के। गुरु जी कुछ ज्यादा बेसिक नहीं जा रहे आप? आई नो। चलिए आगे चलते हैं प्यारे मित्रों। ए मित्रों, रे मित्रों, तुम हो मेरे मित्रों। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला टाइप है एरर वाला। क्या लिखेंगे? एरर बेस्ड। ठीक है ना बच्चों? ध्यान से सुनेगा। सवाल नंबर 42। इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ठीक है? ध्यान से सुनेगा। सब लोग बच्चे लिख लेंगे एरर बेस्ड। ठीक है भाई? देखो, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा करता है तो उसके आंसर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? देखो, एक छात्र खाली बैठा था, मास्टर जी आए, अरे क्यों खाली बैठा है, एक काम कर, मैं तुझे एक संख्या देता हूं, इस संख्या को 11/16 से गुणा कर दे। इससे गुणा कर दे 11/16 से। पर छात्र आपकी तरह अनट था, उसने 11/16 की बजाय गलती से उसी संख्या को गलती से 7/12 से गुणा कर दी। जब गुणा ही गलत कर दी तो आंसर भी गलत आएगा। तो पूछा कितना परसेंट आंसर में फर्क आ गया, यही पूछा है। चलिए, तो भैया संख्या को गुणा करनी थी किसी संख्या को 7/12 11/16 से, और गलती से गुणा कर दी 7/12 से। ठीक है ना? कितने प्रतिशत की एरर होगी? देखो, हम बचपन में जब पढ़ते थे तो हम एक चीज सीखते थे कि माना संख्या x है। थोड़े और समझदार हुए तो हम मानने लगे कि माना संख्या 100 है। ये हम क्यों करते हैं? अपनी कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन आज हम और समझदार हैं, हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन बिल्कुल ना करनी पड़े। मुझे संख्या को 11/16 से भी गुणा करनी है और /12 से भी गुणा करनी है, यही है ना? मुझे संख्या को /16 भी करना है और /12 भी करना है।
तो क्यों ना मैं संख्या ऐसी मान लूं जो 16 और 12 दोनों से आसानी से कटती हो, मेरा काम आसान हो जाएगा। 16 12 दोनों से कटने वाला नंबर है आसान सा, इनका एलसीएम 48 है ना। 16 12 से कटने वाला 48 है। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या जो है बच्चों वो कितनी है, 48 मान लेते हैं ना। माना संख्या 48 है। अगर संख्या 48 है तो बच्चे को गुणा करना था 11/16 से। तो 48 को 11/16 से गुणा करता तो 16 तिया 48, 11 तिया 33। तो आंसर, सही आंसर क्या आता बेटा, 33। लेकिन उसने गलती से इसी नंबर 48 को किससे गुणा कर दिया, 7/12 से गुणा कर दिया। तो 12 चौक 48, 4 सत्ते 28। तो उसका गलत आंसर कितना आया है, गलत आंसर उसका आया है 28, ठीक है ना। तो सही आंसर आना था 33, पर इस दुष्ट का आया 28, है ना। तो आंसर में कितने की एरर हो गई, करेक्ट आंसर से आंसर 5 कम आया है। करेक्ट आंसर से आंसर कितना कम आया, 5। करेक्ट आंसर कितना है, 33। तो 33 सही आंसर से 5 कम आया है। बेस क्या होगा, 33, 5 कम आया, परसेंटेज में गुणा 100%, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप जानते कि 33 तिया 99 लगभग 100 है, तो 3 बार ही जाएगा लगभग। तो 5 तिया 15, तो 15 से हल्का सा बड़ा आएगा, कौन सा ऑप्शन है, बी। 15% से हल्का सा बड़ा। कोई तकलीफ, सब बच्चे समझ गए। सब बच्चे समझ गए हैं। आगे चलते हैं, ये बता। एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, ठीक है। मतलब ऐसा क्या, इसी पर, फ्रैक्शन पर ही। पुरुषोत्तम कुमार कह रहे हैं सर आपकी बार एसएससी जीडी मेरा क्रैक नहीं हो पाएगा, प्लीज सपोर्ट मी। मैं क्या सपोर्ट करूं तुम्हारे लिए, लाल किले पे जाके बैठूं, क्या सपोर्ट करूं मैं, हैं। मेरे सपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता, आप अपनी मेहनत से पढ़ो। मैं तो बढ़िया करा ही रहा हूं, ठीक है बच्चे। यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि होती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो एक नई भिन्न आ जाती है 16/17, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन मूल भिन्न क्या है। सबको बात समझ में आई, चलिए, बहुत आसान बात है। तो भिन्न आप समझते हैं अंश बटे हर। मैंने मान लिया कि भिन्न है a/b, ए जिसका न्यूमरेटर है अंश और बी डिनोमिनेटर है। सवाल क्या कह रहा है, भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है। तो देखो, भिन्न के अंश को 12% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 100% होता है। 100% को 12% बढ़ाएंगे तो भिन्न का अंश कितना हो जाएगा, 112%। हर में 8% की कमी की जाती है। डिनोमिनेटर को 8% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा सचिन, बताओ। 100% को 8% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 92%। मैं भिन्न का जो हर है बी है, इसको 8% कम किया, 100% में से 8% घटा दो तो भिन्न का हर रह जाएगा। अगर पहले बी था, अगर पहले बी था, इसको 8% कम करोगे तो अब जो रह जाएगा वो बी का 92% रह जाएगा, यही है ना। यानी कि अब नई भिन्न क्या बनेगी, ये बनेगी, है ना। और अब नई भिन्न क्या बनती है, 16/17। तो पूछा ओरिजिनल भिन्न क्या थी, ओरिजिनल भिन्न यानी कि आपको क्या निकालना है, a/b। परसेंटेज तो कट ही जाएगा, 16 सत्ते 100, आगे कुछ कट रहा है नहीं, 92 के ऊपर गुणा कर देंगे तो a/b बराबर क्या आ गया, 92/17 सत्ते 119। ये क्या आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है ना। आसान बात है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला टाइप, ठीक है ना। अगला टाइप है, नहीं कृष्णवीर जी,
अगला टाइप, इस प्रकार के दो क्वेश्चंस कराएंगे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आ जाइए सवाल नंबर 44। इसमें क्या दिया है कि डेटा को जो बोला है परसेंटेज के फॉर्म में बोला है। पढ़ो जरा और करो। गुरुजी मुझे जिन मोस्टिया है मेडिकल में चले छटेगा तो नहीं? हिंदी में बता बेटा, हिंदी में क्या होता है ये? A student gets 66 marks more in French than what she got in German। ठीक है ना? एक स्टूडेंट को फ्रेंच में जर्मन से 66 नंबर अधिक मिलते हैं। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। उसके जर्मन मार्क्स जो हैं वो फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के योग का 28% है। उसके जर्मन के जो मार्क्स हैं फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के योग का 28% है। सवाल ये पूछा है उसके फ्रेंच में नंबर कितने हैं। बहुत ही प्यारा और उम्दा सवाल कहेंगे हम इसे। ये सवाल आपको अपनी भाषा में ही कंफ्यूज कर देगा। एक स्टूडेंट को 66 नंबर ज्यादा मिले हैं फ्रेंच में जो उसे जर्मन में मिले, यानी कि स्टूडेंट दो सब्जेक्ट के पेपर दे रहा है, फ्रेंच और जर्मन के, है ना? एक स्टूडेंट दो पेपर दे रहा है, जर्मन और फ्रेंच सब्जेक्ट के। तो सवाल क्या ये कह रहा है कि जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 नंबर ज्यादा मिले हैं। ठीक है बच्चों, जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 नंबर कितने आए? ज्यादा आए हैं। सवाल में कह रहा है उसके जर्मन के जो नंबर हैं वो फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के योग का कितना है? 28%। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन में लिख लो ना, 4% 1/25, 28% 7/25। तो सवाल ये कह रहा उसके जर्मन के जो मार्क्स हैं फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के योग का 28% है। देखो नीचे जो होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है? बेस। यानी कि अगर उसके फ्रेंच और जर्मन मार्क्स का योग अगर 25 है, अगर उसके फ्रेंच और जर्मन मार्क्स का योग कितना है? 25, तो 25 का 28% ही किसके बराबर होता है? 25 का 28% ही 7 के बराबर होता है। यानी कि उसके मेरे प्यारे भाई जर्मन में जो मार्क्स है वो कितने हैं? 7। क्या यही सवाल कहने नहीं चाह रहा? ये नहीं कहना चाह रहा कि उसके जर्मन के जो नंबर हैं वो किसके बराबर हैं? फ्रेंच और जर्मन के नंबर के योग का 28% है। जर्मन सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो फ्रेंच और जर्मन के योग का, यानी कि टोटल मार्क्स का 28%। 28% यानी कि 7/25, यानी कि उसके फ्रेंच और जर्मन मार्क्स का योग अगर 25 है तो 25 का 28% 7, यानी कि उसके जर्मन सब्जेक्ट में कितने नंबर आए? 7। तो भैया अगर जर्मन में उसके 7 नंबर आए हैं और दोनों के मार्क्स का योग है 25, तो फ्रेंच में कितने नंबर होंगे? भाई दोनों का योग तो 25 होना चाहिए। जर्मन में 7 आए तो फ्रेंच में कितने नंबर रहेंगे? 18। इस 7 को 18 में जोड़ूंगा तभी तो 25 आएगा। 7 + 18 25। ये जर्मन और फ्रेंच मार्क्स का क्या आ गया? रेशियो। सवाल में अगर पहली लाइन ही पढ़ोगे तो बोला है जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 नंबर ज्यादा मिले। जर्मन की तुलना में फ्रेंच में कितने नंबर ज्यादा आए? 11 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार जर्मन की तुलना में फ्रेंच में कितने नंबर एक्स्ट्रा आए? 66 मार्क्स। तो 11 की वैल्यू 66 मार्क्स से कितना? अगर ये 6 गुना है तो फ्रेंच में कितने नंबर आए हैं? 18, है ना? तो 18 यूनिट की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी। 18 छिक्का 108। कौन सा ऑप्शन है? तो फ्रेंच में उसके 108 नंबर आए। समझ में आया ना? आगे चलते, ये बताइए सवाल नंबर है आपके सामने 45। यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये।
दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है बड़ी संख्या का 60% है, ठीक है ना। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या, जैसे सवाल बोला हम वैसे ही करेंगे। सवाल में कह रहा है दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस बड़ी संख्या का 60%। बड़ी संख्या 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। सवाल के अनुसार दो संख्याओं का डिफरेंस बड़ी संख्या का 60% है। बड़ी संख्या का तो बेस क्या है? बड़ी संख्या, यानी कि अगर बड़ी संख्या 5 यूनिट है, बड़ी संख्या 5 यूनिट है, तो 5 का 60% क्या होता है? 3। यानी कि संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना हुआ फिर? 3 हुआ कि नहीं हुआ? है ना बच्चों। दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस बड़ी संख्या का 60% है। संख्याओं के बीच का डिफरेंस बड़ी संख्या का 60% है। 60% 3/5, यानी कि बड़ी संख्या अगर 5 यूनिट है, अगर लार्ज नंबर 5 यूनिट है, तो 5 का 60% 3, यानी कि संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तो मुझे बताओ छोटी संख्या क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो 5 से 3 कम क्या आ जाएगा? तो यानी कि छोटी संख्या 2 होगी कि नहीं? देखो 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, बड़ी संख्या 5 है। छोटी संख्या कितनी दे रखी है? 10। 2 की वैल्यू 10 है, 5 गुना। तो बड़ी संख्या भी देखो ऐसे ही 5 का 5 गुना कितनी आ जाएगी? 25। कौन सा ऑप्शन है? कर लेंगे। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एग्जाम बेस्ड सवाल, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलो, ढंग से समझते हैं मेरे भाई। बड़ा तंग करते हो रहते तुम लोग मुझे। अच्छे बच्चे नहीं हो तुम, गंदे बच्चे हो। ये कॉन्सेप्ट की पीपीटी नहीं है क्या? चल ये रही। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉफिट लॉस में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी इस्तेमाल होगा। छोटी सी बात पैसे पहले पूछ लेते हैं, मान लीजिए छोटी सी बात आपसे, ठीक है। मान लीजिए आपने एक एग्जाम दिया। मान लीजिए आपने एक एग्जाम दिया जिसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 650। 650 नंबर का आपने एक पेपर दिया। उस 650 में से आपके 416 नंबर आए हैं। तो बताइए आपके कितने परसेंट नंबर आए हैं? आपने एक एग्जाम दिया जिसके अधिकतम अंक है 650। 650 में से आपने 416 स्कोर किया है। तो मुझे बताइए कि आपके कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं? ठीक है, चलिए आप बताइए। तो देखो टोटल मार्क्स है 650, वो कहां रखा जाएगा? नीचे, क्योंकि टोटल मार्क्स क्या होते हैं? 100%। 650 क्या है? 100%। और आपके नंबर आए 416। परसेंटेज में कितने नंबर आए बच्चों आपके? गुणा 100% ही आएगा ना। तो एक जीरो कट जाएगा। 5 से 10 दो बार, 5 से 65 13 बार, फिर 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, यानी कि 32 दूनी 64%। यानी कि आपके मैक्सिमम मार्क्स अगर 100% है तो आपका कितना आया है? 64%। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आया ना प्यारे बच्चों? सॉरी, अगर आपके मैक्सिमम मार्क्स 650 100% के बराबर है, तो जो आपने स्कोर किया 416 वो कितने के बराबर है? 64% के बराबर है। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। हम दो बच्चों के बारे में बात करते हैं, ए और बी, ठीक है ना। मान लीजिए
मैं दो बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, ए और बी। ठीक है भाई, दो बच्चों के बारे में बात करते हैं, ए और बी। ठीक है भाई, चलो ध्यान से सुनेगा बच्चों। ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन यानी कि पासिंग मार्क्स। अगर कोई बच्चा बॉर्डर लाइन से ज्यादा नंबर लाता है तो पास होता है, बॉर्डर लाइन से कम नंबर लाता है तो फेल होता है। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होता है तो जस्ट पास होता है। समझ में आना बच्चे? बॉर्डर लाइन से ज्यादा नंबर लाओगे तो पास होगे, बॉर्डर लाइन से कम नंबर लाओगे तो फेल होगे। ये बॉर्डर लाइन है। दो बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है ना बच्चे? ए के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए हैं। समझ में आना? दो बच्चों ने एक एग्जाम दिया, ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स आपको नहीं पता, हर एग्जाम के पासिंग मार्क्स अलग अलग होते हैं, हर एग्जाम की कट ऑफ अलग अलग होती है। ए ने पेपर दिया, ए के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए हैं। ए के बॉर्डर लाइन से कितने नंबर ज्यादा आए? 70 नंबर। ठीक है ना? वही ये सेम एग्जाम बी ने दिया, बी के पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए, यानी कि बी 30 नंबर से फेल हो गया, ए 70 नंबर से पास हो गया। 70 नंबर नहीं आए ए के, ये मत समझना गधो कि ए के 70 नंबर आए, ए के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर अधिक आए हैं, बी के पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? तो ए बॉर्डर लाइन से 70 नंबर ज्यादा लाया है, बी बॉर्डर लाइन से 30 नंबर कम लाया है। तो ए 70 नंबर से पास हुआ है, बी बॉर्डर लाइन से 30 नंबर कम लाके फेल हुआ है। तो क्या आप मुझे ए के नंबर बता सकते हो? क्या आप मुझे यहां ए के नंबर बता सकते हो? ए के कितने नंबर है? नहीं बता सकते। जब आपको पासिंग मार्क्स ही नहीं पता तो ना ए के नंबर बता सकते ना बी के। क्या आप दोनों के मार्क्स का योग बता सकते हो, ए और बी के मार्क्स का? नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या? नहीं। तो आप मुझे बताओ ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस क्या होगा? ए के बॉर्डर लाइन से पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए हैं, बी के पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए हैं। तो ए और बी के जो मार्क्स है उनका डिफरेंस क्या होगा? आप यहां से केवल एक ही चीज निकाल सकते हो, ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस। ए के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए, बी के 30 नंबर कम आए। अगर आप ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस निकालोगे मेरे भाई, तो भाई ए पास हुआ, ए के नंबर ज्यादा होंगे, बी फेल हुआ, बी के नंबर कम होंगे, घटाओगे। तो जब आप घटाओगे ना बेटा तो जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 70 और 30 100। ए और बी के मार्क्स का जो डिफरेंस आएगा वो 100 नंबर का होगा। आपको दिख रहा है? ये बॉर्डर लाइन से 70 ज्यादा है, ये बॉर्डर लाइन से 30 कम है, तो इनका डिफरेंस कितने का है? 100 नंबर का। इन दोनों के बीच में 100 नंबर का डिफरेंस है। जो बच्चे अभी भी ना समझ पाए हो वो ये समझ लो कि मान लो जैसे पासिंग मार्क्स ए हैं, मान लो पासिंग मार्क्स है, सॉरी एक्स, मान लो पासिंग मार्क्स कितने? एक्स। ए के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए, तो ए के कितने नंबर आए? एक्स प्लस 70। मान लिया पासिंग मार्क्स एक्स नंबर है, बी के पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए, तो बी के कितने नंबर आए? एक्स माइनस 30। ए के नंबर नहीं पता, बी के नंबर भी पता, जोड़ के क्या आएगा? नहीं पता। लेकिन अगर मैं ए और बी के नंबर घटाऊं तो आप ये देखते हैं कि एक्स से एक्स कट जाता है और माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। यानी कि ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस कितना आ गया? तो आ गया कि नहीं आ गया? समझ में? यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक बॉर्डर लाइन के राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में, अगर उनका डिफरेंस निकालना है तो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर? दूसरी बात, अब दूसरा केस ऐसे भी हो सकता है कि दोनों बालक फेल हो, पास हो रहे हो। ये बॉर्डर लाइन है, ये क्या है बच्चों? बॉर्डर लाइन, यानी कि पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर लाओगे तो पास होगे, कम नंबर लाओगे तो फेल होगे। बच्चे ए ने पेपर दिया, ए के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए हैं। ए के पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा है? 70। दूसरे बालक बी ने पेपर दिया और बी के इसी एग्जाम में पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा हैं। कितने नंबर ज्यादा हैं बी के?
30 नंबर ज्यादा है, यानी कि दोनों ही बच्चे पास हुए, ठीक है ना। तो ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस कितना होगा? ए के पासिंग मार्क्स से 70 ज्यादा हैं, बी के पासिंग मार्क्स से 30 ज्यादा हैं, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 40 नंबर का होगा कि नहीं होगा? ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 40 नंबर का, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है, ये बॉर्डर लाइन के दोनों तरफ है। समझ में आया ना? क्लियर है? हम्म। और सबको पता है कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। लॉजिक सबको पता है। सवाल करवाते हैं मेरे भाई, आ जाइए इस पे सवाल हम करेंगे। सवाल नंबर है 46। शेफर्ड आदेश पाल जी, क्या हुआ है हिंदी का? सवाल है, हैं? यदि 35% पासिंग मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट को 200 नंबर प्राप्त होते हैं, फिर भी 24 नंबर से वो फेल हो जाता है, तो पूछा है एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं? समझ में आना बच्चों? बहुत आसान सवाल है, कर लोगे। एक एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 35%। एक एग्जाम में पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। एक बालक ऐसा है जो बेचारा 200 नंबर लाता है, फिर भी 24 नंबर से फेल हो जाता है। यानी कि फेल पास होने के लिए उसे 200 नंबर नहीं चाहिए, 200 नंबर से 24 नंबर और चाहिए, है कि नहीं भाई? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 35%। एक बालक बेचारा 200 नंबर लाता है, 24 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए उसे 200 नंबर से 24 नंबर और एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं, तभी तो पास होगा। तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 224 नंबर चाहिए पास होने के लिए। क्लियर है ना बच्चों? और पासिंग परसेंटेज कितनी है? 35%। तो 35% ही 224 के बराबर है कि नहीं सचिन? अगर 35% 224 के बराबर है, तो 1% कितना आएगा? 224 बटे 35। तो प्यारे बच्चों बताओ 100% कितना आएगा? 100 से दोनों तरफ गुणा, है कि नहीं? किससे चला जाएगा? 5 से। 5 से 100 20 बार, 5 से 35 7 बार। 7 से कितना? 7 या 21, एक 7 दूनी 14, 32। तो 32 गुणा 20 कितना आ गया? 640। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइए, कोई स्टूडेंट 43% स्कोर करता है और 72 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो स्टूडेंट 57% नंबर लाता है तो 40 नंबर से पास होता है। पासिंग परसेंटेज ज्ञात करें, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, एक बच्चा पहले 43% नंबर ला रहा था। कितने नंबर ला रहा था? 43% नंबर। तो क्या हो रहा था? फेल। कितने नंबर से फेल हो रहा था? 72 नंबर से फेल। ये मैंने माइनस से लगाया, माइनस का मतलब है कि पासिंग मार्क्स से 72 नंबर कम आए। एक बच्चा पहले कितने नंबर ला रहा था? 43% नंबर ला रहा था। कितने नंबरों से फेल हो रहा था बच्चों? 72 मार्क्स से। लेकिन अब वो बच्चा अगर दोबारा पेपर देता है तो कितना परसेंटेज आते हैं उसके? अब जब वो बच्चा दोबारा पेपर देता है तो उसके 57% मार्क्स आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं? 57%। और 40 नंबर से पास हो जाता है। यानी कि अब उसके पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा आए हैं? 40 नंबर ज्यादा आए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो पहले बच्चा ला रहा था 43%, अब वो बच्चा लाया है 57%। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 14% का। बच्चे के कितने परसेंट मार्क्स बढ़ गए? 14%। पहले 43% नंबर थे, वो नंबर हो गए 57%। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 14%। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। पहले बच्चा 72 नंबर से फेल हो रहा था,
अब वही बच्चा 40 नंबर से पास हो रहा है, तो मार्क्स में कितना डिफरेंस है, घटाओ, माइनस माइनस प्लस, 40 प्लस 72 कितना आ गया, 100। तो 14% की ही वैल्यू का 112 नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दो। पहले बच्चा बेचारा 43% नंबर ला रहा था, फेल हो रहा था 72 नंबर से। अब उसके 57% नंबर आए, पासिंग मार्क्स से 40 ज्यादा है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, डायरेक्ट 43 57 का 14%। पहले बच्चा 72 नंबर से फेल, अब उस वही 40 बॉर्डर लाइन से 40 नंबर ज्यादा है, तो मार्क्स में डिफरेंस कितने का है, 112 का। ठीक है, तो 14% की वैल्यू 112 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 14 अट्ठे 112। ठीक है ना, 1% के वैल्यू 8। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि एग्जाम के अधिकतम अंक कितने हैं, क्या पूछा होता, एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो आप निकाल लेते 100% की वैल्यू, तो आपके सवाल का आंसर आ जाता 800। क्या आ जाता, 800। कि एग्जाम के अधिकतम अंक 800 हैं। ठीक है ना, ये भी एक सवाल बन सकता है। तो 1% जो है वो 8 मार्क्स के बराबर है, यही बात है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा जी, सवाल में पूछा पासिंग परसेंटेज बताओ, पासिंग परसेंटेज बताओ। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पहले तो वो पासिंग मार्क्स निकालेंगे, फिर पासिंग परसेंटेज निकालेंगे, डबल डबल मेहनत करेंगे। डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज सोचो मेरे भाई, आप चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो सवाल, चाहे दूसरे केस से, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। जैसे मैं पहले केस से अगर सॉल्व करता हूं कि बच्चा 43% नंबर लाता है, फिर भी 72 नंबर से फेल हो जाता है, तो बच्चों मुझे बताओ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। बच्चा हमारा 43% स्कोर करता है, 43%। बच्चा 43% स्कोर करता है, फिर भी 72 नंबर से फेल हो रहा है, यानी कि पास होने के लिए 43% से और 72 नंबर ज्यादा चाहिए। बताओ, यही है ना, अगर बच्चे को पास होना है तो इसी 43% से और 72 नंबर ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन आपको तो बताना है आंसर परसेंटेज में, ये तो 43% ऑलरेडी है, यानी कि इस 72 नंबर को आप बताओ परसेंटेज में कितने मार्क्स हैं। 72 नंबर कितने मार्क्स हैं, अगर 8 नंबर 1% है तो 72 नंबर क्या आएगा, दोनों तरफ 9 से गुणा कर दो, 8 नाम 72 नंबर, तो 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9%। यानी कि 72 नंबर 9% के बराबर है, 8 नंबर 1%, 16 नंबर 2%, 72 नंबर 9%। इसमें 9% आप जोड़ देंगे तो 43 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 52%। पास होने के लिए 52% नंबर चाहिए, और यही क्या है, ये ऑप्शन। ठीक है ना, डी नहीं है भाई, सी ऑप्शन आंसर है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई अच्छे से तो कमेंट में यस लिख दो। ठीक है ना, सब बच्चों को समझ में आ गया है। आज की क्लास का आखिरी सवाल और आखिरी टाइप, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप का, और एक ही सवालों में आपकी जो है ज्ञानेंद्रियां खुल जाएंगी। ठीक है ना, ध्यान से सुनेगा। देखो, आप मार्केट से ताजे ताजे अंगूर खरीद के लाओ, ठीक है ना, तो आप कोई भी फल खरीद के लाते हो तो फल में दो चीजें होती हैं, पल्प प्लस वाटर, है कि नहीं बच्चों, तो ही क्या बनता है बच्चों, फ्रूट बनता है, फल बनता है। भाई हर फल में कुछ तो होता है प्यारे दोस्तों, गूदा जिसे बोल सकते हैं, है ना, या सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना,
और बाकी क्या होता है, वाटर। समझ में ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप मार्केट से ताजे ताजे फल खरीद के लाओगे तो ताजे फलों में पानी की प्रतिशत ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, फ्रेश फ्रूट है। लेकिन जब वही फ्रेश फ्रूट कई दिनों बाद रखे रखे थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं, तो सूखे फलों में पानी का प्रतिशत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन ताजे फलों में, सूखे फलों में पानी की मात्रा तो कम हो जाएगी, लेकिन बच्चों जो पल्प है, जो छिलका है, वो वहीं रखा रखा शराब बन जाएगा, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी कि पल्प की मात्रा क्या रहेगी, सेम रहेगी। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। इतना सा लॉजिक अगर आपने पकड़ लिया तो इस प्रकार के सवाल को आप उड़ा सकते हो आसानी से। ताजे फलों में 68% पानी है और ड्राई फ्रूट्स में, सूखे मेवों में 20% पानी होता है। यानी कि अब मार्केट से अगर आप ताजे फल खरीद के लाओगे तो उनमें 68% पानी मिलेगा। जब वही ताजे फल सूख जाएंगे तो उन सूखे फलों में पानी की मात्रा केवल 20% रह जाएगी। ठीक है ना? तो पूछा है 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर 100 किलोग्राम ताजे फलों को सुखा दें तो कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। ठीक है ना? तो ऐसे सवालों का भैया एक ही तरीका है कि पल्प क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना? छिलका जो है, जो गूदा है, जो सॉलिड हिस्सा है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम ताजे फल कितने खरीद के लाए, 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम ताजे फल खरीद के लाए। 100 किलोग्राम ताजे फलों में पानी कितना है, 100% में से 68% पानी है, तो बाकी का पल्प कितना है, 100% में से 68 घटाई यानी कि 32%। 100% में से 68% घटाए 32%, यानी कि ताजे फलों में कितना, 100 किलोग्राम का 32% पल्प है। मान लीजिए कि जब आपने इन ताजे फलों को सुखाया तो डी किलोग्राम सूखे फल बने। कितने फल बने, डी किलोग्राम। तो ताजे फलों को सुखाने से डी किलोग्राम सूखे फल बने। इन डी किलोग्राम सूखे फलों में पानी कितना है, अगर डी किलोग्राम में 20% पानी है तो बाकी पल्प कितना है, 100%। टोटल फल तो 100% है, 100 में से 20% पानी, तो 100% में से 20% घटाइए, यानी कि बाकी का 80% क्या है, पल्प, छिलका है। तो ये बराबर होना चाहिए भाई। जितना ताजे फलों में पल्प की मात्रा है, सॉलिड हिस्सा है, उतना ही सूखे फलों में भी होगा। दिस शुड बी इक्वल। इक्वल आ गया तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो ये भी कट गया। तो 8 चौक 4 दुसाम 40 किलोग्राम। तो कितने फल प्राप्त होंगे प्यारे दोस्तों, 40 किलोग्राम। ये क्या है सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर। बताओ समझ में आई कि नहीं बात? अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख देंगे। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं। कल की क्लास में मैं आपको प्यारे दोस्तों परसेंटेज के 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ए गुणा बी कांस्टेंट। कल तो यही करते हैं, ठीक है ना? चलिए कल मिलते हैं मेरे प्यारे भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं।